जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेव डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में। जहां पे हम एमपी जीके पढ़ रहे थे। एमपी जीके में हम देखते हैं कि एमपी की विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं, चाहे एमपीपीएससी जिसका अभी नोटिफिकेशन आ गया है, और साथ ही साथ एमपी की विभिन्न परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका महत्व मुख्यतः 30 से 40% होता है। हम जो है कि एमपी की पिछली कक्षाओं में हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल यानी कि भूगोल के बारे में, या जलवायु, मिट्टी, नेशनल पार्क, जनसंख्या के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो हमारी बात है कि जनजातियों की बात करेंगे आज हम, कि मध्य प्रदेश में क्या, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या क्या इनका ताना बाना है, और जो इससे संबंधित क्या प्रावधान है, इससे संबंधित मध्य प्रदेश के बारे में हम चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। ये क्षेत्रवार जो है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है। अब जैसे कि ये है कि मुरैना के क्षेत्र, मुरैना, श्योपुर या भिंड, या ये पूरे रीजन में, इसको मध्य भारत का पठार का क्षेत्र भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है आपका सहरिया जनजाति निवास करती है। और सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति मुख्य जनजातियों में से एक भी है। साथ ही साथ सहरिया जनजाति जो है पीवीटीजी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स या आदिम जनजाति, जो कि जो जैसे कि जब सरकार आई और जब आज़ादी के बाद विभिन्न विभिन्न सरकार के द्वारा कार्य किए गए, फिर भी कुछ जनजातियां जो है, फिर भी विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां रही उनके बारे में बात कही जाती है। तो उसमें जो है मुख्यतः कि पूरे भारत में 75 जनजातियां ऐसी जो है कि ढूंढी गई हैं, जो अभी भी जो है यानी कि अभी भी जो है वो अविकसित है, या वो जो है कि उनका जो विकास का क्रम है वो बाकी जनजातियों की अपेक्षा धीमा रहा है। साथ ही साथ जो है कि वो विभिन्न प्रकार की, यानी कि भूख महामारी या गरीबी से जो है आपके परेशानी झेल रही है, उनके बारे में बात की जाती है। टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। और ये पीवीटीजीज जो हटाया गया था, ये भूरिया आयोग जो मध्य प्रदेश में एक जो है कि भूरिया जी थे, एक नेता जो झाबुआ अलीराजपुर से आते थे, उन्हीं के द्वारा एक आयोग में उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद जो है कि 75 पीवीटीजीज के बारे में बात की गई थी। और इनके विशेष उत्थान के लिए विशेष जो है कि एक विशेष अप्रोच या एक उद्देश्य या एक योजना लाई गई, जिससे इनका सुधार किया जा सके। सबसे अधिक पीवीटीजीज की जो संख्या है वो उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश में जो है पीवीटीजीज कितनी है, वो है आपकी 3। बेगा है, बेगा, भारिया और सहरिया। ठीक है। जो भारिया जनजाति ही जो है आपके रायसेन जिले में, जो हमारा जो क्षेत्र है, जिसकी बात हमने की थी, भीमबेटका वगैरह का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो रहती है वो भारिया जनजाति है। ठीक है। मुख्यतः उद्देश्य वही कि उनका कल्याण करना है, प्लस उनको मुख्य धाराओं से जोड़कर उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य लाभ को प्रदान करना, इसी उद्देश्य है। अब तो जैसे कि इस क्षेत्र में पूरा शहरिया जो है कि आपका शहरिया जनजाति बहुल है। साथ ही साथ जैसे कि एक मांझी भी जनजाति इस क्षेत्र में, फिर ये पूरा क्षेत्र शहरिया जनजाति का है। फिर ये क्षेत्र गुना, ये भील, भिलाला, बरेला या शहरिया, ये भील, भिलाला, बरेला, ये जो है कि भील जनजाति की ही उपजातियां हैं। फिर यही पूरे राजगढ़ में भील, भिलाला, बरेला, गोंड, या फिर नीमच क्षेत्र में भील, भिलाला, बरेला, मंदसौर में भी वही जनजाति भील, भिलाला या बरेला, उज्जैन में भी भील, भिलाला, बरेला, गोंड। फिर झाबुआ और अलीराजपुर इसके लिए और फेमस है, क्योंकि यहाँ जो है कि मुख्यतः जो जिले की जितनी संख्या है उसमें मैक्सिमम, यानी कि कम से कम 80% या उससे अधिक जो संख्या है उसमें जो है कि आपके जनजाति लोग आते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या 2001 में गोंड की थी। 2011 की जो जनसंख्या आई उसमें भील जनजाति सबसे अधिक हो गई है, और दूसरे नंबर पे जो है वो गोंड है, और तीसरे नंबर पे जो जनजाति है वो है कोल जनजाति, कोरकू जनजाति है, सॉरी,
कोल। फिर भील, फिर इस क्षेत्र में पूरे ये पूरा क्षेत्र मुख्यतः हम बात करेंगे इस पूरे क्षेत्र की, तो ये जो है आपका भील, भिलाला या भील या उससे संबंधित सभी उप जातियां जो है या जनजातियां हैं, उनसे संबंधित ये क्षेत्र पड़ता है। फिर ये जो है ये आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पूरा रायसेन से लेके ये जो क्षेत्र है, ये मुख्यतः कोरकू जनजाति के लिए आपका फेमस है। ये कोरकू जनजाति जो है इस क्षेत्र में मुख्य होती है। उसके बाद इसमें गोंड है, मवासी है, प्रधान है या ये जो है कि ये जनजातियां। फिर ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ये नरसिंहगढ़ और छिंदवाड़ा, ये वाला भारिया जनजाति का क्षेत्र है। इसके बाद जब हम इधर बात करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये मुख्यतः गोंड के लिए जाना जाता है, ठीक है, गोंड जनजाति हमारी। फिर कोल जनजाति है, ठीक है, या फिर इसी क्षेत्र में बेगा जनजाति की, ये जिसकी जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको बेवर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ये में मुख्यतः कोल जनजाति, इस क्षेत्र में कोल जनजाति जो होती है वो मुख्यतः, और कोल जनजाति उनका जो अपना जो जीवन यापन करती हैं वो मुख्यतः कोयला खदानों वगैरह से या कोयले का जो खुद से माइनिंग होती है छोटी छोटी, उनके थ्रू वो अपना जीवन यापन करते हैं, कोयला माइनिंग में अपना कार्य करके जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनका नाम कोल जनजाति है। फिर सिंगरौली में भी जो है आपका कोल, बेगा और पनिक्का जनजाति है। फिर इसी क्षेत्र में आपका गोंड है, बेगा है, प्रधान है, कोल है। फिर यही गोंड, बेगा, कोल ये तीनों जनजातियां इस क्षेत्र में आपको निवास करती है। अब पूछ लेते हैं कि सोर जनजाति किस क्षेत्र में, तो सोर जनजाति जो है आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको मिलेगी। सोर है, खेरवार है, ये जनजाति जो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जिले में मुख्यतः क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें सीधी सीधी, इस क्षेत्र में सहरिया बहुल है, इस क्षेत्र में भील बहुल है, ये कोरकू बहुल है, ये गोंड और बेगा बहुल है, और गोंड और बेगा वाला ये पूरा क्षेत्र हो गया, और ये कोल जनजाति का है, और ये सौर और खेरवार जनजाति का क्षेत्र है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति की संख्या है वो लगभग 21%, लगभग जो कुल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की उसमें 21% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। जो हमारी मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 21% जनसंख्या है, ठीक। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं अब हमारी श्रृंखला। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो 1.15 करोड़, 1.22 करोड़ या 1.13 करोड़ या 1.23 करोड़। इसका सही आंसर है 1.13 करोड़, यानी कि 1 करोड़ लगभग 13 लाख के समथिंग जो है आपकी ये किसकी जनसंख्या है, आपके अनुसूचित जातियों की। और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में संख्या का, तो वो है 15.6%, 15.6% जो है इनकी मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। अब इसकी जैसे कि और सर्वाधिक जनसंख्या की, सर्वाधिक जो आपकी अनुसूचित जाति की संख्या की बात करें तो जो जिला है वो आपका इंदौर है। इंदौर में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संविधान में जो है कि मुख्यतः अनुसूचित जाति के लिए परिभाषा की जो बात की गई वो 366 अनुच्छेद 366 24 में बात की गई है, और जनजातियों के लिए जो बात की गई 366 25 में बात की गई। फिर संविधान में वर्णित है ये किस में वर्णित है, 341 में, और जनजाति जो है 342 में। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में आपका कितना 15.6% है, और जो जनजातियां हैं लगभग 21% जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है देखिए अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की आपकी धार में है, और न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में है अनुसूचित जाति की, और अधिकतम जनजाति की संख्या कम है, सबसे कम क्या है भिंड में। और संख्या की बात करें कि मान्यता, अब जैसे कि इसमें कुछ एक बहुत सी जनजातियां अपने आप को अलग जनजाति मानती हैं, वो अपने आप को एक अलग टाइटल देती है, पर बहुत सी जनजातियों को जो है कि बेगा या तो उनको सहरिया का या फिर आपका कोल का या जो गोंड है या भील का
सब कास्ट मान के उसमें रखा गया है। तो जैसे कि इसके लिए इस संबंध में 48 हमारी एसटी जातियां हैं और 46 हमारी 46 जो है आपकी एसटी जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब जनजाति। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां अधिसूचित की गई है। अनुसूचित जातियों की बात करें तो वो है आपकी 48 अनुसूचित जातियां की है और 46 जो है आपकी अनुसूचित जातियों की और 48 अनुसूचित जाति की है। ठीक है, दो का अंतर है। तो इसका सही आंसर जो आपका वो हुआ, अनुसूचित जाति की बात की गई है तो उसकी 48 होगी, अनुसूचित जनजाति की बात होती तो 46 होती। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया। तो 21 जुलाई 2011 को, 21 जुलाई 2011 को, या 21 अगस्त 2012 को, या 21 सितंबर 2011 को, या 21 अक्टूबर 2012 को। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका 21 जुलाई 2011, 21 जुलाई 2011 को जो है आपकी इस विभाग का गठन किया गया। ठीक, किसका, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इसका। चलिए ठीक, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विभाग, वित्त व विकास निगम का गठन कब किया गया है। तो कब किया गया है, 1959 में, 1969 में, 1979 में, या 1989 में। तो इसका सही आंसर जो होता है वो ये बात जो है 1979 की, यानी कि 1980 में जो है राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। इस निगम का उद्देश्य जो जाति हैं उनके कल्याण के लिए वित्त मुहैया कराना, साथ ही साथ उनके विकास में जो है आपका विकास की भागीदारी में उनको संलग्न करना है, उनको जोड़ना है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया। तो 1992 में, 1994 में, 1995 में, या 1997। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1995 में जो है आपके राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अधिनियम के आधार पर 1995 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 जो आपके होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य, और उसमें से अब जो है कि एक महिला होना आवश्यक है। ठीक, और एक महिला व्यक्ति होना आवश्यक है अस्थायी में से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के रूप में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कितनी जनजातियों को, यानी कि ये जो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति की बात की जा रही है। घुमंतु या अर्ध घुमंतु जो जनजातियां या तो अपने जो है कि खानाबदोश जनजातियां जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो है कि आपका स्थानांतरित होती रहती है, उनके बारे में बात की गई। तो इसका सही आंसर जो है आपका 51 है, 51 है। ठीक है, इसे और जो घुमंतु है और अर्ध घुमंतु की बात करें तो इसमें एक और चीज़ है कि एक है 21 और एक है 30। 21 जो है वो है आपकी विमुक्त। ठीक है, विमुक्त, और ये घुमंतु एंड अर्ध घुमंतु। ठीक है, अर्ध घुमंतु। ये जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु की बात जो है हमारी, है ना, कि ये मुख्यतः ये प्रश्न जो है कि मुख्यतः इम्पोर्टेंट है या जरूरी है, क्योंकि ये पहले भी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, फिर 2011 में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो 1,53,000, 16,784, या 1,53,015, 1,53,15,737 है, सॉरी, और 1,53,24,532, या 1,53,24,845। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1,53,24,532
16,784 जो है आपकी मध्य प्रदेश में जो है कि पूरी मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 7.5 करोड़ की, उसमें से जो 2011 के आंकड़ों में इतनी जनसंख्या है और इनका प्रतिशत जो है आपका वो 21.1% जनसंख्या है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अधिमान्य अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, अधिमान्य अनुसूचित जातियों की कुल संख्या तो 43 या 47 है या 40, 43 या 43, 47, 50 या 51। या अनुसूचित जातियों की बात की गई है तो मुझे लगता है कि ये आंसर होगा, पर ये जो है आपका 46 है। ठीक है, इसकी संख्या जो है 46 है। 2003 में जो है आपका इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, कीर, मीना और पारदी, कीर, मीना और पारदी, जो कीर, मीना और पारदी जनजाति है, इन तीनों को 2003 में जो जनजाति है उसकी संख्या से या उसमें से निकालकर इनको जो है आपका मीना को ओबीसी में डाल दिया गया है और बाकी दो को जो है आपका एससी कास्ट में या शेड्यूल कास्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, एक बार फिर से मैप की देख लेते हैं। वही है कि ये जो है आपका पूरा सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र है, फिर ये वाला खेरवार जनजाति बहुल क्षेत्र है, ये कोल जनजाति बहुल क्षेत्र है। और कोल जनजाति की हम बात करें तो ये कोल जनजाति से जो हमारी माता शबरी जिनके यहाँ पे जाके जो भगवान राम थे उन्होंने वहाँ के उनके झूठे बेर खाए थे, वही जो उनकी बात की जाती है, जो शबरी थी वो कोल जनजाति की ही थी। ठीक, उसके बाद हम बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा जनजाति जो है डिंडोरी, मंडला और बालाघाट के क्षेत्र में है। फिर शहडोल में कोल जनजाति है, वही कटनी में शोर जनजाति है। ठीक है, रायसेन में पारदी जनजाति, हाँ ये पारदी जनजाति बहुल क्षेत्र है। फिर पातालकोट जो भारिया जनजाति है, पातालकोट छिंदवाड़ा का, हाँ मैं सॉरी मैं इसी की बात कर रहा था, पातालकोट छिंदवाड़ा की जो भारिया जनजाति के लिए जो बात की जा रही है, उसमें भारिया जनजाति के जो कि आपका पीवीटीजी है, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स, यानी कि जो विकास के क्रम में जो हमारी जनजातियां हैं कुछ वो पीछे छूट गई हैं, उनको जो है कि उनके उत्थान के लिए पीवीटीजी उनको दर्जा दिया गया है। या जो आदिम, यानी कि वो अभी भी जो है कि प्री मॉडर्न एरा से पहले का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर ये पूरा जो क्षेत्र है जो भील जनजाति है, ये वाला क्षेत्र कोरगु जनजाति बहुल क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, अलीराजपुर, धार या भिंड? तो इसका सही आंसर जो आपका धार, धार जो है आपका, हाँ यहाँ जो धार है यहाँ वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो आपका धार है, पर प्रतिशत की बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, अब हम ये जो है आपका आंकड़ा है अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जाति का सॉरी, तो अनुसूचित जातियों का जो है आपका आंकड़ा क्या है कि इंदौर में सबसे अधिक है, उसके बाद उज्जैन, सागर, और कम जो है आपके झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। और अधिकतम जो है कि प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक उज्जैन में है प्रतिशत 26.4, फिर दतिया, फिर टीकमगढ़, और सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला में। ठीक, ये इस प्रकार से या इससे जो है ये मुख्यतः प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्या है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ के रूप में अधिसूचित की गई है? तो क्यों 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर जो आपका वही है 3 है। कौन है? बेगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए कितने अधिकरण अभिकरण की बात की गई है? तो 8, 10, 11 या 13। तो इसका सही आंसर जो आपका अभिकरण की बात की जाए तो वो है आपके 11 अभिकरणों की, जो है आपके अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि अलग अलग जनजातियों के विकास के लिए जो आपका एक अभिकरण बनाया गया है, एक संस्था बनाई गई है जो उनके विकास के काम में उनकी मदद करे। तो इसी संख्या जो है आपकी 11 है। ठीक है, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग नाम से। फिर मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की का जो गठन किया गया है वो कब किया गया है? 8 अगस्त 2014, 8 सितंबर 2014, 8 अक्टूबर 2014 या आपका 8 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है 8 सितंबर 2014 को जो है कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद का जो है आपका गठन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 29 सितंबर 1991, 29 सितंबर 1992, 29 सितंबर 1993 या 29 सितंबर 1994। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 30 सितंबर 1994। 29 सितंबर 1994 को जो है मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास एवं निगम की बात कही गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति के विकास के अधिकरण का जो गठन कब किया गया था? 6 जून 2011 को या 6 जुलाई 2012 को या 6 अगस्त 2011 को या 6 सितंबर 2012 को। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है 6 जून 2011 को जो है के गठन की बात कही गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने संयुक्त उपक्रम के रूप में वन्या का प्रकाशन की स्थापना कब से की गई है? तो 1970, 1980 या 1990 या 1996। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है 1980। 1980 में इस संस्था का गठन किया गया था और इस संस्था का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि उनके साहित्य, उनकी जानकारियों, उनके जो संस्कृति या साहित्य जो है उसको संरक्षित करना प्लस उसको जो है महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है कि क्या है कि बहुधा कथित प्रथा का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस जनजाति में? तो कि भील, बंजारा, गोंड या शहरिया। तो इसका सही आंसर है आपका वो है भील जनजाति में। भील जनजाति में जो है आपका इस प्रथा की बात की गई है। और बहुधा कथित जो जिसे कहा जाता है वो है गहने, एक प्रकार के गहने हैं जो भील समुदाय के द्वारा पहनना, वहाँ की जो औरतें हैं या महिलाएं हैं जो पहनना पसंद करती हैं। ठीक है, और चलिए और हम भील शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भील शब्द जो है बील से उत्पन्न हुआ है और बील शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो मुख्यतः जो कि द्रविड़ भाषा यानी कि तमिल भाषा या द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धनुष। ठीक है, और इसी की बात हम आगे करें तो धनुष, और ये जनजाति जो है धनुष चलाने में पारंगत होती है। और एक और रोचक तथ्य ये है कि जो हमारे जो एकलव्य की बात आती है महाभारत में, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को जो दीक्षा मांगी थी, उनके अंगूठे की उन्होंने उसमें उन्हें अंगूठा जो दान में दिया था। इस वजह से जो है ये जनजाति जो अभी भी जो तीर कमान वगैरह चलाती हैं तो ये अंगूठे को जो है आपका मोड़ लेती है, यानी कि अंगूठे का बिना उपयोग किए वो जो है कि तीर बाण या धनुष बाण का उपयोग करती है। ठीक है, और यही जनजाति ने जो है कि जो महाराणा प्रताप थे जब वो मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तब वो जंगलों में उनके साथ उनका साथ दिया था और उनकी विभिन्न लड़ाइयों में उनके साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। और सबसे अधिक जनजाति की बात करें तो सबसे अधिक संख्या में जनजाति जो है वो आपकी भील जनजाति है मध्य प्रदेश में। और
इसकी एक चीज़ और है कि ये जो इसका जो है कि पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश का जो भील जनजाति बहुल है। और इनकी जो कृषि होती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसको चिमाता कहा जाता है, ठीक। और इसमें एक भगोरिया उत्सव होता है होली के समय में, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें जो है कि जो है कि भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज या अन्न रखने के लिए किस बांस की टोकरी का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है कनंगी या मुहालदा या चार्ली या ओडई। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है कनंगी। कनंगी जो है कि इसका उपयोग जो है कि भील जनजाति अन्न को जो है आपका रखने के लिए, जो पहले के ज़माने में मिट्टी विट्टी के, और जो जैसे कि आज तो हम बड़े बड़े या स्टील की जो हमारी पेटियां वगैरह वो बन सकती हैं, उस समय पे मिट्टी के जो है आपके गोडाउन टाइप के, या जिसको स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, उनको क्या कहते थे, कनंगी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, कु, हु, सु या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका कु। भीलों के जो रहने की जो उनका स्थान होता है, जो उनकी मुख्यतः झोपड़ी या जो घर होता है, उसको वो कु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति कितने वर्गों में विभक्त की गई है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका भील जनजाति जो है मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित की गई है। क्या है, भील, भिलाला, भील, भिलाला, पटलिया, और एक और नाम जो है वो है आपका राठ, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो है आपकी वर्गों में विभक्त किया गया। उसके बाद भी और अलग अलग उपवर्ग भी होंगे। मुख्यतः ये जो है कि ये माना गया है कि मुख्यतः 4 तो है ही, बाकी इसमें भी और बदलाव है। क्योंकि एक शब्द होता है कि साइंस और सोशल। साइंस में जो है कि एक्यूरेट होता है या निर्धारित होता है, उसमें आप जो है कि एक्चुअली में वो ये है कि साइंस जो है कि प्रैक्टिकल है, यानी कि जो है सो है, या उसमें अगर ये चीज़ या ये नंबर इतना दिया है तो वो एक्यूरेट बिल्कुल सही है। और सोशल साइंस में ऐसा है नहीं। सोशल साइंस जो है आपका वो उसमें बहुत सी बार क्या होता है कि सही और गलत दोनों कभी कभी होते हैं। तो यानी कि हम एक्यूरेट हम 4 की बात करेंगे तो 4 नहीं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो होने की बात है ही नहीं। तो ठीक है, तो वही है कि सोशल साइंस में जो है कि रीजनिंग रहती है, कि संभावनाएं सब तरफ रहती है। भीलों को सर्वाधिक प्रिय जो पेय पदार्थ होता है वो है पेज या ताड़ी या राबड़ी या शरबत या तरकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ताड़ी या राबड़ी। ये जो है कि मक्के की या जो मक्के की राबड़ी होती है वो, या ताड़ी जो आपकी इनकी सबसे पसंदीदा वस्तु जो है कि खाने के योग खाद्य पदार्थ होती है। फिर भील जनजाति के द्वारा नवजात शिशुओं के आगमन पर उनका फिर उत्तर और पैर दक्षिण की दिशा में करके उनको मकाई के ढेर पर जो लेटाया जाता है, इस परंपरा को क्या कहते हैं, सोएन, ढिढीना, ढीठीना या सांता या डोंगर ढलाई। तो इसका सही आंसर जो है आपका डोंगर ढलाई, इसको जो है कि डोंगर ढलाई कहते हैं। और इसका उद्देश्य वही है कि बच्चा जो है एक सुरक्षित रहे और जो है कि स्वस्थ रहे, ये ऐसी मनोकामना के साथ एक ये प्रथा बनाई जाती है। देखिए इसमें अब सब साइंस, इसमें साइंस भी है। अब इसका ये जो है कि ये एक्चुअली में क्या होता है कि धूप निकलती है या जो ठंडी के समय में जो आपका जब धूप निकलती है तो उस समय पे या धूप में बच्चे को खिलाया जाता है कुछ समय के लिए, तो ये उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है, जो उसको जो है कि आपका इस चीज़ से जोड़ के बनाया गया है। विभिन्न प्रथाएं ऐसी हैं जो उस समय पे या आज भी उनका एक उनके जो है कि वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखकर उनको बनाया गया है। हो सकता है कुछ जो हमारी व्यवस्थाएं या कुछ
जो नियम या कानून है वो समय के साथ बदलते हैं और वो बिल्कुल सही है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में वाकई में जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती है तो उनमें बदलाव ज़रूरी है। परंतु कुछ चीज़ें हैं जो समाज में है ना, दो चरण होते हैं कि एक स्थिरता का होता है और एक परिवर्तन का होता है। कुछ चीज़ें स्थिर होनी चाहिए समाज में, प्लस कुछ चीज़ों में जो है आपका परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए एक शब्द कहा जाता है कि भारतीय समाज निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि हमारे यहाँ पे हमारे भगवान को पूजा जा रहा है, ट्रेडिशनल हमारी जो जनजाति या विभिन्न विभिन्न लोकगीत भाषाएं, उन सबको भी महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम कंप्यूटर या नए नए फ़ोन्स वगैरह या टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये है आपका कुछ चरण जो होते हैं निरंतरता के होते हैं, कुछ चरण परिवर्तन के होते हैं। जैसे कि अब हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो, और महिलाओं के अधिकार वगैरह इन सब में जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। अब भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन का की जो है आपकी बात की गई, तो धरना विवाह, नात्रा विवाह या गापा विवाह या संगवा विवाह, तो इसका सही आंसर जो आपका इसका नात्रा विवाह की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कि भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को कहा जाता है ओगी, झोलिया, चोली या विदा या बेड़ा भरना, तो इसका सही आंसर जो है आपका ओगी से कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। तो जोरदार अभियान, दहेज निषेध अभियान, साथीदार अभियान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपका ये साथीदार अभियान जो है कब शुरू किया गया था, तो साथीदार अभियान जो है आपका 2016 में शुरू किया गया था। और इसमें एक ये पहलू होता है कि एक दाम्पा प्रथा या दहेज प्रथा की बात की जाती है। ठीक है, दाम्पा प्रथा या दाम्पा प्रथा या दहेज प्रथा, इसमें जो होता है कि वर पक्ष जो होता है, वधु पक्ष को जो है आपका दहेज दिया जाता है, उसको दाम्पा प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा को बंद करने के लिए जो आपका साथीदार अभियान चला गया। देखिए कितनी बढ़िया, मतलब अलग व्यवस्था है कि पुरुष जो है आपका दहेज महिला पक्ष को दिया जाता है, क्योंकि वैसे ये सही भी है, क्योंकि भाई कोई एक पैसे का जाना और एक इंसान का जाना, दोनों में मोल करोगे तो हम इतना तो सभी जानते हैं कि इंसान का मोल है। देखिए तो और उसके बाद है कि इंसान भी दो और पैसे भी दो। भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृतक के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विरहा, टिया या उपला या करेहरा। तो इसका सही आंसर है विरहा यानी कि एकांत। जो विरहा जो हम बुंदेलखंड में बात करते तो विरहा गायन यानी कि अकेले के समय जो आपका जो जगनिक के जो है गीत गाए जाते हैं, तो विरह गायन उसे कहते हैं। या विरह किसी का इंतजार होता है उसको भी विरह कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, तो वो है आपकी कौन सी जनजाति, गोंड, भील, कीकर या अंगा। तो इसका सही आंसर जो आपका गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक जो कि संख्या वाली जनजाति है। और ये इनका निवास जो है मुख्यतः जो पूर्वी, जो मध्य प्रदेश का सदन या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो जिले हैं मुख्यतः उनमें जो संकेंद्रण अधिक है, बाकी क्षेत्र में भी पाई गई हैं पर उन क्षेत्रों में जो आपका इनका संकेंद्रण जो आपका अधिक है। और मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह वही गोंड ही है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रथा प्रचलित है, पड़ौनी विवाह, चढ़ विवाह, हट विवाह या चिथोड़ा विवाह। तो इसका सही विवाह है चढ़ विवाह, ये जो आपका चढ़ विवाह होता है। और चढ़ विवाह एक होता है दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह जो उसका कहते हैं जब मामा बुआ के बच्चों की जो शादियां होती हैं उसको बोला जाता है दूध लौटावा
विवाह, ठीक है। जो गौंड जनजाति में जो मामा बुआ के बच्चों की शादियां होती है उसे दूध लोटावा कहते हैं। चढ़ विवाह जो होता है एक प्रकार का जो होता है कि दूल्हा जो है लड़की के घर पे जाता है, मतलब सॉरी, चढ़ विवाह में मुझे था लड़की की बारात आती है, लड़की बारात लेके लड़के के घर आती है और वो उसे जो है अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और गोंड जनजाति के सबसे मुख्य देवता जो है कि ठाकुर देव है। ठाकुर देव जो होते हैं, ठाकुर देव, और एक और नाम जो आपका वो है ठाकुर देई। ठाकुर देव जो होते हैं वो मुख्यतः सूर्य के देवता और ये धरती के देवता, ठीक है। ठीक है, चलिए ये है कि यह है कि क्या है कि गोंड जनजाति के द्वारा बिदरी पूजा का आयोजन जो आपका किस माह में किया जाता है? ज्येष्ठ, फाल्गुन, चैत्र या कार्तिक। तो इसका सही आंसर जो है आपका जेठ माह में, जेठ माह में जो आपका इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति के द्वारा दिवाली की प्रतिपदा में कार्तिक पूर्णिमा को 15 दिन के लिए जो आपका जो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मड़ई, जवारा या नवा खानी या बिदरी। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है मड़ई। मड़ई जो है आपका 15 दिनों के लिए जो आपका पर्व चलाया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, गोंड जनजाति दूध लौटाओ प्रथा संबंधित है, वो है विवाद से। और चलिए आगे का देखते हैं। आगे की गोंड जनजाति के पुजारी को क्या बोलते हैं? ओझा, ओझा, देवरी, धनवार या बेवाद। तो इसका सही आंसर है देवरी। और जो मुकद्दम किसको कहा जाता है? जो मुखिया होता है, जो गांव का मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहा जाता है गोंड जनजाति में। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति का मुख्य आहार कौन सा है? कोदो या भात या बड़वा माठा या कुटकी या पाजर का दा। तो इसका सही आंसर है कोदो भात जो है इनका मुख्य भोजन होता है, मतलब जो फेमस भोजन होता है। या विशेष घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश में किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये है आपका गोंड जनजाति में, ठीक है। घोटुल, घोटुल प्रथा गोंड है। फिर गोंड जनजाति महिलाओं के द्वारा मिट्टी की उभरी रेखाओं को भित्ति अलंकार किया जाता है, उसको कहलाता है नोडोरा, गोदना या किथो पिथोरा या कोहबर। तो इसका सही आंसर है आपका नोडोरा। इसको जो है आपका नोडोरा कहा जाता है, ठीक है। हाँ ये इसको नोडोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यह है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो आपका निवास करती है। गोंड कला में निपुण होते हैं, जीवन चित्रों के माध्यम से लोक कथाएं, प्रकृति पौराणिक कथाएं, रेखाएं या बिंदु पे जो है कि चित्रित है। खेती, लघु वनोपज संग्रह या हस्तशिल्प। या गोंड समुदाय का मानना है कि एक अच्छा चित्र देखना सौभाग्य लाता है और इसलिए उनके घर में चित्रों की। और जो है कि एक होते हैं धूरगोंड और एक राजगोंड। राजगोंड जो होते हैं जो राजाओं के वंशज रहे हैं, क्योंकि एक समय पे जो पूरे जो आपकी जो रानी दुर्गावती हमारी रही हैं, जो कि गोंड रानी थी। और भी जो पूरे क्षेत्र में जो गोंडवाना लैंड के जो ये क्षेत्र है, जो मुख्यतः आपका जबलपुर और जबलपुर के पास के जितने भी ज़िले हैं, या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और जो ज़िले लगे हुए हैं, उन सब ज़िलों में जो है एक समय पे गोंड जो है कि गोंड साम्राज्य का राज रहा है। उनको जो है कि जो राज करते थे उनको राजगोंड, और जो धुरगोंड होते थे वो मुख्यतः या तो सैनिक होते थे या वो कृषक होते थे मुख्यतः, ठीक है। आज की श्रृंखला यहीं पे
ये देखिए आज की श्रृंखला जो है कि यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसमें थोड़े से कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि कोल जनजाति के बारे में पढ़ना है, कोल कोरकू या बेगा के बारे में जो आपका कुछ एक पढ़ना है, तो वो जो है हम अगली कक्षा में इसको साथ में कर लेंगे। और अब हमारा जो है कि मुख्यतः एमपी जीके की 3 से 4 लगभग 4 क्लासेस बची हैं। उसके बाद हम जैसे कि अभी परीक्षा की नई तिथि अभी 18 बताई गई, टेंटेटिव यानी कि संभावित है, अभी पक्का नहीं कहा जा सकता, पर हम फिर उसके बाद 1000 क्वेश्चन जो लाएंगे वो करंट अफेयर की श्रृंखला लाएंगे। और आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्ति है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।